हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को हमने 3 लेक्चर जो हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। आज पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने सीखा था कि कैसे हमारे पास एक इलास्टिक लिमिट आती है, उसके बाद आपके पास एक प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट एक परमानेंट सेट देखने को मिलता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार एग्ज़ाम्स में और बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन रहती है, और आज हम उसी की बात करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन शायद आपको एनसीईआरटी बुक में ना मिले। देखिए, क्वेश्चन है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से, कंसेप्चुअल नीट में बन सकता है, ठीक है, या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कैसा कैसा बन सकता है। सबसे पहला है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो इजीली ब्रेक हो जाता है, जो इजीली टूट जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल के देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे इस तरफ को स्ट्रेस है और इस तरफ को स्ट्रेन है। एक तरफ को स्ट्रेस और एक तरफ को स्ट्रेन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में क्या चीज़ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से गई है। तो आप जानते हो कि जो ये वाला जो इसका रीजन होता है, ये रीजन कौन सा होता है, ये रीजन प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन होता है, जहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब इतने इतने रीजन में आपका हुक्स लॉ जो है वो ओबे होता है। ये आपको बात पता होगी कि ये ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक का जो रीजन है ये सारा हुक्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। ये सारा हुक्स लॉ को ओबे करता है गाइस, ठीक है। उसके बाद जो पी से ई के बीच का रीजन होता है, ये रीजन आपका होता है इलास्टिक लिमिट का रीजन। कौन सा रीजन होता है ये? इलास्टिक लिमिट का रीजन है भाई, इलास्टिक लिमिट का रीजन है, ठीक है। और ई और सी के बीच का जो रीजन होता है, दिस रीजन इज योर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ब्रिटल मटेरियल होता है, जो भी ब्रिटल मटेरियल होता है, जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करता है, जो भी ब्रिटल मटेरियल होता है, जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा, तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, देखो ई से सी तक के बीच का जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है वो बहुत कम होगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन बहुत कम होगा और इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो इजीली यहां पे आ जाएगा। देखो, तो आपको मेन बात याद रखनी है, ब्रिटल वाले ग्राफ के लिए, ब्रिटल मटेरियल वाले ग्राफ के लिए आपका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन होता है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तभी आप पता लगा सकते हो कि भाई ये ब्रिटल मटेरियल है और इसका ब्रेकिंग पॉइंट इजीली यहां पे आ जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट बात क्लियर है। तो फर्स्ट ब्रिटल मटेरियल वाले केस में हम लिख सकते हैं कि इसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन जो है इज वेरी स्मॉल। इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन जो है वो काफी छोटा रहता है। क्लियर है भाई? फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस पे आ जाओ, डक्टाइल मटेरियल। आपको पता है कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल मतलब जिसको आप स्ट्रेच करके वायर्स में जो है, या ड्रॉ करके आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में ग्राफ देखिए, एक स्ट्रेस है, इधर को स्ट्रेन है, ये सेम मान लो ओ पॉइंट है, ओ से पी तक हम जाएंगे तो ये आपकी कौन सा वाला केस बन गया? ये आपका हुक्स लॉ वाला केस बन गया। भी हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाएगी, जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद पी से लेकर ई रीजन तक का आपका ये वाला रीजन कौन सा होता है? इलास्टिक लिमिट वाला रीजन है। लेकिन उसके बाद देखिए, जो ई से सी वाला रीजन है, जो ई से सी का बीच में रीजन है, वो काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस रीजन। जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन यहाँ पे है, उसके कंपैरिजन में ये रीजन काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फ्रैक्चर पॉइंट इजीली नहीं आएगा, वहां फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ गया, यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट काफी टाइम बाद आ रहा है, और इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? ये डक्टाइल मटेरियल, आप इसको खींच कर तार में बदल सकते हो, खींच कर वायर में चेंज कर सकते हो।
क्योंकि प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन का क्या मतलब है कि बॉडी, जो आपकी बॉडी है वो आप उसको एक बार खींचोगे तो दोबारा अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी, मतलब बॉडी आराम से आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए। तो इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका रीजन होता है, इस केस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन जो है इज कंपैरेटिवली लार्ज। तो इस केस में जो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर आपको पेपर में ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए और ये रीजन बड़ा होगा देन इट विल बी योर डक्टाइल, और अगर ये रीजन छोटा होगा देन इट विल बी योर ब्रिटल मटेरियल। भाई प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है तो मतलब डक्टाइल मटेरियल है, खींच सकते हो, दोबारा रीगेन अपनी शेप वो नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, आगे आ जाइए। लास्ट केस है इलास्टोमर्स का। इलास्टोमर्स में क्या है, आपके पास इस तरीके से कोई ग्राफ बना है और ये ग्राफ नॉर्मली यहां तक बना है, बस इसके आगे कोई ग्राफ नहीं है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये पहली बात तो ये ग्राफ जो है वो लीनियर तो नहीं है। लीनियर नहीं है मतलब ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ये ग्राफ हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। और इस ग्राफ का जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन है वो नहीं है, इस ग्राफ का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन तो है ही नहीं। तो इस आपने दो तीन बातें यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इस ग्राफ का नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन नहीं होगा। और साथ में इस ग्राफ का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, इस ग्राफ का जो ब्रेकिंग पॉइंट है इट लाइज very close to elastic limit, it lies very close to इलास्टिक लिमिट। मेरे ये दो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं अपने अच्छे से अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा और अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठा लो भाई। ये दो पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में एक तो लीनियर नहीं है तो मतलब जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस लगाऊं तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाऊं तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, और वो बॉडी बहुत ही जल्दी वो बॉडी जो है जैसे ही अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगी तो वो टूट जाएगी। ये बॉडी जैसे ही अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगी तो वैसे ही बॉडी टूट जाएगी। तो क्या लिखा है, ब्रेकिंग पॉइंट इज लाइज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट बड़ा ही पास में लाई कर रहा है इलास्टिक लिमिट के, तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट आएगी आप थोड़ा सा और खींचोगे तो बॉडी ब्रेक हो जाएगी, बॉडी टूट जाएगी। तो ऐसा किस केस में होता है, तो ऐसा होता है आपका रबड़ के केस में। किसके केस में होता है, रबड़ के केस में। अब आपने देखा होगा रबड़ जो होती है जब उसे खींचते हैं तो वो खींचते चली जाती है, जैसे ही उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो वैसे ही रबड़ जो है वो एकदम से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इलास्टोमर्स के ग्राफ में क्या होगा कि आपका इस तरीके से एक नॉर्मल ग्राफ होगा जो कि नॉन लीनियर होगा, और इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है इट लाइज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट एंड इट हैज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, क्योंकि रबड़ का कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वो परमानेंट सेट भी नहीं होती है, रबड़ कभी परमानेंट अपनी शेप में सेट हो ही नहीं सकती है। सो दीज आर द थ्री ग्राफ्स, ये तीन ग्राफ जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट यहां पे आप ले सकते हो। चलिए जी, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आई होप मेरी बातें आपको यहां पे सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। तो इसको करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने हुक्स लॉ पढ़ा था तो हमने वहां पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखा था। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को करने के बाद अब हम उसके कुछ आगे टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसके टाइप्स देखते हैं।
स्टूडेंट्स मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाऊँ। जब हम अपने टाइम में स्टडी करते थे तो हमें कई डाउट्स रह जाते थे जो हमारे क्लियर नहीं होते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके कोई भी डाउट ऐसा ना रहे, और मैं आपको बोर्ड लेवल का प्लस आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का जो भी चीज़ मेरे को जितनी मेरी नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपसे वो चीज़ शेयर करूँ। तो आई होप आप मेरा पूरा साथ देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने हुक्स लॉ के अंदर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, जिसको आप कुछ इस तरीके से जानते थे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर है ई के। जो ई है वो क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है। और इसी ई को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब जिस बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता है वो हुक्स लॉ का लेक्चर नंबर 3 देख सकता है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैंने कुछ मेन बातें आपको इसके बारे में उस लेक्चर में बता दी थी कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड जो है वो करता है, किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने से इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सारी बातें हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। अब देखिए इसका जो फर्स्ट टाइप आता है नंबर 1 पे, वो आपके पास आता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो गाइस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं? पहली बात तो इसको आपने इस तरीके से डिनोट करना है, वाई सिंबल से आप इसको लिख सकते हो। और इसको समझने के लिए क्या करना है, आपने कोई भी इस तरीके की एक बॉडी ले लेनी है। जैसे मान लो आपने एक 1 डायमेंशन बॉडी ले ली, जैसे आप मान लो एक रोड ले ली, ठीक है, रोड ले लो। या मान लो आपने क्या किया, एक वायर ली और वायर से आपने एक कोई लोड अटैच कर दिया, ठीक है, वायर से आपने क्या किया, कोई एक लोड अटैच कर दिया। तो मैं इसको और इसको लेकर दो केसेस को लेकर यहाँ पे इसको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रोड है, तो हमने पहले भी ये केस किया था कि अगर आप इस रोड पे अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो वो स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, और अगर बाहर की तरफ लगाते हो तो वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ये बात हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अगर आपने इस पर बाहर की तरफ कोई स्ट्रेस लगाया तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो हम पता है कि अगर इसकी लेंथ L थी तो अब बढ़कर इसकी लेंथ जो है वो कुछ चेंज होकर कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L। मतलब जो इसकी लेंथ है उसमें डेल्टा L का चेंज आया तो L प्लस डेल्टा L होगी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपने याद रखना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल्स टू जो आप इसमें स्ट्रेस लगाओगे वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या लिखेंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, और इसके अंदर जो आपके पास स्ट्रेन आ रहा है वो स्ट्रेन कैसा है, ठीक है, वो स्ट्रेन कैसा है, तो वो स्ट्रेन आपको कैसा है, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन कैसा आ रहा है वो भी टेंसाइल ही आ रहा है। टेंसाइल मतलब लेंथ के लॉन्ग आ रहा है, और स्ट्रेस आपने कैसे लगाया, लॉन्गिट्यूडनल लगाया है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। क्लियर है बात? एक बात हमने ये भी की थी कि जो आपके पास यहाँ पे अपने फोर्स लगानी है वो फोर्स नॉर्मल होनी चाहिए सरफेस के, मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो बात आपने वहाँ पे हमने कर ली थी, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है भाई, फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेन कितना है, डेल्टा L बटे L। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, F अपॉन A डेल्टा L, और ऊपर आ जाएगा L। तो गाइज ये जो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला बना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा L। एफ एल अपॉन ए डेल्टा L रट लीजिए, याद कर लीजिए भाई, y इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए डेल्टा L, ठीक है। अब देखो यहां से इस फॉर्मूले को आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना। कई बार जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला में आपको अगर फोर्स निकालने को बोल दे तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, y a डेल्टा L बटे L। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूले में आप डेल्टा L भी पूछ सकता है आपसे F भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको मेन ये फॉर्मूला याद कर लेना है, बड़ी सिंपल सी बात है, एफ एल बटा ए डेल्टा L।
अब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला भी याद हो गया। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने फोर्स लिखी है वो फोर्स तो हमने लगाई थी जो कि डीफॉर्मिंग फोर्स होती है। डीफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो बॉडी की डायमेंशंस को चेंज कर देती है, ठीक है, तो वो तो फोर्स वो वाली हो गई। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस वाले केस में आ जाऊं, यहाँ पे एक वायर है और वायर के नीचे एक लोड लगा हुआ है, तो लोड लगा है तो भाई लोड का नीचे की तरफ क्या लगेगा, W वेट लगेगा। क्या लगेगा, W, उसका क्या लग जाएगा, वेट लग जाएगा। तो भाई अगर मुझे इस केस में अगर यंग्स मॉडुलस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, तो क्वेश्चन ये राइज होता है। अब देखिए सुनिए जरा, इस केस में आप यंग्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे कि अगर आपके पास, पहले तो जितना मैंने लिखा है इसका एक आप स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख पाओगे, ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। अब इस पे आ जाओ। अगर मान लो हम ऐसा केस ले ले तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वायर से लोड लटकाया ना, अब फोर्स आपने तो नहीं लगाई, आपने अप्लाइड फोर्स तो नहीं लगाई है, आपने क्या किया, आपने लोड रखा हुआ है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो y इज इक्वल टू, अब फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ये देखो इस फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, L का L आ जाएगा। अब एरिया क्या लेंगे भाई, अब सुनो जरा, ये जो वायर है, अगर इस वायर को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये वायर कुछ इस शेप में आ जाएगी भाई। अब इस वायर का ये वाला हिस्सा जो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो लेना पड़ेगा ना वायर का, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस जो है फोर्स बट्टा जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब मुझे बताओ कि इसका ये वाला एरिया किस शेप में दिख रहा है भाई, सर्कुलर शेप जैसा दिख रहा है भाई, सर्कल मतलब, तो मतलब आपको जो एरिया होता है ना अब इस फॉर्मूले में, वो आपको सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा। मीन्स आप यहाँ पे एरिया के लोगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया की जगह आप लिख दोगे पाई आर स्क्वायर, बाकी डेल्टा एल का डेल्टा एल आ जाएगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला। हो सकता है आपको W की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो आप mg पुट कर सकते हो, तो वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये आपने कौन कौन सा फॉर्मूला रखना है, FL बटा A डेल्टा एल, FL बटा A डेल्टा एल और WL बटा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ये फॉर्मूला इसके लिए है, WL बटा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो ये था आपका यंग्स मॉडुलस। अब फॉर्मूले तो सब कर लेते हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं आज यंग्स मॉडुलस के बारे में, जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो और शायद आपको कभी किसी टीचर ने ना पढ़ाया हो, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो हो सकता है आपने वो चीज़ें कभी स्कूल में ना पढ़ी हो या आपको किसी टीचर ने ना बताई हो, बट मैं ये मान के चलूँगा कि आपको किसी थोड़े बहुत बच्चों को वो चीज़ पहले से आती हो, शायद हो सकता है कईयों ने पढ़ी हो, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं कोई भी मटेरियल ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपके पास एक एल्यूमिनियम का मटेरियल ले लूँ, ठीक है, ये सिर्फ एक आप नोट्स में इसको डाल सकते, देखिए नोट बना के आप इसको लिख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। मान लो मैं एल्यूमिनियम एक मटेरियल ले लूँ, या मैं फिर आपके पास एक कॉपर ले लूँ, ठीक है, और एक मैं स्टील ले लूँ, ठीक है, मैंने तीन यहाँ पे मटेरियल्स अपनी मर्जी से लिखे। देखो इन सब की जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, सबकी यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम की अप्रॉक्स 70 के अराउंड होगी, चेक कर लेना एक बार, NCERT बुक में दे रखी है, ठीक है, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, 70 के अराउंड है इसकी वैल्यू कुछ। कॉपर की आई थिंक सो कुछ 110 समथिंग है, और स्टील की 200 है। तो ये वैल्यूज आप एक बार कंफर्म कर लेना NCERT की बुक में, इसके मतलब इतने अराउंड इसकी वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस की। तो देखो ये स्टील की जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है ना वो 200 होती है, 200 होती है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है सबसे, तो इसका मतलब है ये बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक बॉडी है। क्या बॉडी है ये, मोर इलास्टिक बॉडी है। तो पहली चीज़ आपने क्या सीखी कि भाई जिसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा वो बॉडी इलास्टिक होती है, उतनी ज़्यादा वो बॉडी क्या होती है, इलास्टिक होती है।
क्लियर है बात? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी बात हम यहां से ये सीख सकते हैं कि एक ज़्यादा इलास्टिक बॉडी का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, फॉर अ मोर इलास्टिक बॉडी, for a more elastic body, the for a more elastic body, the deforming force required is very large. मैं यहां से अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं आपको, जितनी ज्यादा इलास्टिक बॉडी होती है ना, उतनी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए क्या करने के लिए? टू चेंज इट्स डायमेंशंस। मतलब जितनी ज्यादा इलास्टिक बॉडी होती है ना, उतनी ही ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए उस बॉडी की डायमेंशन बदलने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, बट इसे लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर कोई बॉडी जितनी ज्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब क्या बोला मैंने कि उसका यंग्स मॉडुलस भी तो ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलास्टिक बॉडी कॉमा उतना ज्यादा यंग्स मॉडुलस, और उतनी ही ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए उस बॉडी की लेंथ को चेंज करने के लिए, उस बॉडी की डायमेंशंस को चेंज करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब अगर स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा है, तो उसको खींचने के लिए, उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब वो बॉडी सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। इसका मतलब वो बॉडी सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। तो आई होप आप इलास्टिसिटी को कुछ और समझते होंगे कि रबड़ ज़्यादा खिंच जाती है तो वो ज़्यादा इलास्टिक है, या कुछ इस तरीके से आपके माइंड में चीज़ थी। बट आज आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी होती क्या है। हम इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले से भी करते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में या फिर कभी बताऊंगा कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि हाउ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, वो भी हम करेंगे। लेकिन ये वाले पॉइंट्स आपने जरूर नोट याद रखने हैं। ठीक है, सो फॉर अ मोर इलास्टिक बॉडी वाई इज मोर, वाई ज़्यादा होगा तो इलास्टिक बॉडी ज़्यादा होगी। इलास्टिक बॉडी ज़्यादा होने का मतलब है डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की डायमेंशंस को बदलने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि वाई जो होता है यंग्स मॉडुलस ना, ये भी डिसाइड करता है कि बॉडी जो है वो कितना रेजिस्ट कर रही है या कितनी रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। बॉडी कितनी रेजिस्टेंस पैदा कर रही है अपने अंदर चेंज लाने के लिए। बॉडी कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर रही है अपने अंदर चेंज आने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो स्टील है, तो स्टील को मैं पकड़ के खींचूंगा। अगर मैं स्टील को पकड़ के खींचूंगा तो स्टील इजीली नहीं खींचेगा, मेरे को ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो स्टील है उसके अंदर की डिफॉर्मिंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, सॉरी, उसके अंदर की रेजिस्टेंस जो है, रुकावट जो है अपनी लेंथ को चेंज होने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है कि मैं अपनी डायमेंशंस को चेंज होने नहीं दूंगा, मैं अपनी डायमेंशंस को चेंज होने नहीं दूंगा। आई होप आपको ये पूरा आज क्लियर हो गया होगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो चलिए, यहां तक हमारी बात हो गई खत्म। अब चलते हैं आगे और हम अब देखते हैं सेकेंड टाइप को। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर सबको? भाई तो मेहनत करते रहिए और मेहनत कीजिए। ज़िंदगी में सफल बनने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए और आपकी कोई भी यहाँ से पॉइंट ना छूटे। चलिए, अब चलते हैं ज़रा सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो गाइस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि बल्क मतलब लिक्विड की कहीं ना कहीं बात हो रही है।
बल्क मॉडुलस को आप जी से बल्क मॉडुलस को लिखने के लिए आप किस सिंबल का यूज कर सकते हैं? जी सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा आपके पास? जी के बराबर अगर हम इसको लिखेंगे, सॉरी जी के बराबर नहीं, बी के बराबर, बी से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हम बी से डिनोट करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर बॉडी डाली है, तो उस बॉडी पर प्रेशर की वजह से चारों तरफ से क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो इस केस में जब फोर्स लगती है तो ये कौन सा स्ट्रेस होगा? ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते थे? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या आप इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, किस तरीके से आप इसको अलग अलग नाम से जानते थे, मैंने करवाया था पहले क्लास में, उसको देख लेना आप लेक्चर को। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो बल्क स्ट्रेस भी कहते थे इसको, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते थे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? अब देखो, B इज इक्वल टू स्ट्रेस मतलब फोर्स बटा एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे आता था कि वॉल्यूम डेल्टा V बटा V, डेल्टा V बटा V, और आप यहां पे एक नेगेटिव साइन का भी यूज करते थे। ठीक है, आप एक यहां पे नेगेटिव साइन का भी यूज करते थे, वो बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो F अपॉन ए, नेगेटिव साइन अगर मैं ये वाला यहाँ लिख दूँ, ए नीचे चला गया, वी चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और आप इसको, अगर मैं इसको प्रेशर की फॉर्म में लिखूँ तो आप इसको लिख सकते हो बी इज इक्वल टू माइनस पी वी बटा डेल्टा वी। सो दिस इज द रिलेशन फॉर योर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो गाइज, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट इसके बारे में क्या सीख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो चीज़ें ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक मैंने लिया वाटर, मतलब एक लिक्विड चीज ले रहा हूं, और एक मैंने एयर ली। ठीक है, अब आपको पता है, देखो किसी भी चीज, किस चीज का बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है? किस चीज का बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है? जो चीज अपने आप को कंप्रेस होने से रोके, जो चीज अपने आप को कंप्रेस होने से जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करे, उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। कैसे? जैसे मान लो वाटर है, आप सपोज करो कि वाटर है और आपने एक वाटर को कंप्रेस करना है, दबाना है, और आपने एक एयर को दबाना है, तो आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल होगा? ऑब्वियसली वाटर को दबाना, क्योंकि वाटर में जो कंप्रेस करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि इसके लिए बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा और इसके लिए बल्क मॉडुलस कम होगा। इसके लिए बल्क मॉडुलस ज़्यादा, इसके लिए बल्क मॉडुलस कम, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोर रेजिस्टेंस पैदा करेगा इन कंप्रेसिंग इटसेल्फ। अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, सिर्फ आपने नोट करना है कि मोर रेजिस्टेंस पैदा करेगा खुद को कंप्रेस होने से, खुद को कंप्रेस होने में ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब इसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है और एयर का बल्क मॉडुलस कम है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर एक मैं सॉलिड ले लूँ तो, अगर मैं सॉलिड ले लूँ तो सॉलिड का बल्क मॉडुलस तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि सॉलिड तो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड का बल्क मॉडुलस, उससे ज़्यादा वाटर का, और सबसे कम एयर का। ठीक है, तो बेसिकली ये कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है ये चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब हमारा आएगा लास्ट केस, जो आपके पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लास्ट केस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कौन से केस में हम पढ़ते थे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को करने के लिए हम याद करेंगे अपना वो वाला केस जिसमें हम शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ते थे, उसको करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप जी से डिनोट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमने कैसे एक क्यूबिकल शेप बॉडी बनाई थी, और मैं इसको सिंपल बता देता हूँ कि आपके पास बॉडी ऐसे थी और आपने उसके ऊपर वाले सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई थी F,
और उसके बाद क्या हुआ था, ये बॉडी नीचे से क्या होती थी, फिक्स होती थी, और फिक्स होने के बाद आगे जाकर ये बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती थी, लेकिन इसका नीचे वाला सरफेस फिक्स रहता था। और यहाँ पे एक एंगल बनता था आपके पास, दिस एंगल इज फाई, दिस विल बी डेल्टा एक्स एंड दिस इज योर एल। तो आपको ये चीज़ें पता थी, फाई डेल्टा एक्स और हम कर चुके हैं पहले, तो इसको एक बार आपने देख लेना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी को आप क्या लिखोगे, पहले स्ट्रेस कौन सा लिखेंगे, स्ट्रेस आपके पास कौन सा आता है इसके अंदर, तो स्ट्रेस आता है इसमें, देखिए आप स्ट्रेस कैसे लगाते हो, इसमें टेंजेंशियल लगाते हो ना, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा। कौन सा स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं इस पे, डिवाइडेड बाय, और नीचे स्ट्रेन कौन सा आता है इसमें, तो शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो G बराबर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस फोर्स बटा एरिया डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, हम आपको पता है उसमें निकाला था फाई लिखते थे, एंगल जो होता है आपके पास, और यू कैन राइट F बटा ए फाई। नाउ अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो फाई विल बी इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, देन यू कैन राइट डेल्टा एक्स बटा एल। फाई निकालना आता है सबको, उसमें बताया था वीडियो में कि आप tan फाई निकाल सकते हो ना, tan फाई को अप्रॉक्सीमेटली फाई के बराबर लेके डेल्टा एक्स बटा एल आप लिख सकते हो। ये फाई की वैल्यू यहाँ डाल दो तो क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स, और L नीचे जाएगा, L नीचे लिखेंगे ना तो L चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। ये सबको निकालना आता है ना, ट्रायंगल से कैसे निकालना है, ये फाई है, डेल्टा एक्स और एल है, तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो tan फाई लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई के सामने देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एक्स बटा एल लिखकर हम यहाँ पे ऐसे इसको डेल्टा एक्स बटा एल लिखेंगे, एल चला जाएगा ऊपर, तो जी का फॉर्मूला इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। सो जी का फॉर्मूला इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। कैसा स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। तो गाइज ये थे हमारे टॉपिक्स और टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद हम अपनी बाकी की क्लास जो है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।